स्टूडेंट्स, आपको जो है आरसी ट्रिक को जो है अप्लाई करने जाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको आरसी ट्रिक पढ़ाया था, आरसी ट्रिक पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब एनसीईआरटी जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर है 4.11, यानी क्वेश्चंस नंबर है 11। ये क्वेश्चन दिया है, एक बार पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शंस। ये लिखा हुआ है 2a + b से c + d बना। ये एक्सपेरिमेंट है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है, और ए का कंसंट्रेशन है मोल/लीटर में, बी का कंसंट्रेशन से मोल/लीटर में, ये सब दिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया है। 0.1 है, ये 0.1 है कंसंट्रेशन, तब रेट ये है। ये 0.3 है, 0.2 है तो रेट ये है, यानी 0.3 है, 0.4 है तो रेट ये है, यानी ये रेट दिया है। अब एक तरीका ये भी होता है कि हम इस सब कुछ ना देखें, डायरेक्ट अपना दिमाग लगाएं तो गलत हो जाएगी। जैसे अब ये क्या है, इसके आगे नंबर लिखा है 2, इसके नंबर लिखा है 1, तो इसका मतलब क्या है स्टोइचिक कोएफिशिएंट है। तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, तो ऐसे लिख दिया ये। और इसको अब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के, ये आ गया। तो ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर ये होता भी तो इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट क्यों देते हैं, आंसर हो जाता। तो कुछ लोग तो ऐसे करके आते हैं, गलत करके आते हैं। क्या किया, इसको नंबर दे के पावर भेज दिया, कहा ऑर्डर हो गया, एक्सप्रेस भी हो गया, रेट एक्सप्रेस है। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर ये नीचे देने की क्या ज़रूरत थी। तो आप जो है इसको आपको अप्लाई करना होगा। तो जो मैंने लिखा है इसको फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूँ, इसे अप्लाई करता हूँ। अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मतलब सबसे पहले हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम करने जा रहा हूँ कि जैसे हमें निकालना हो, ध्यान देना, ये कंसंट्रेशन। तो अगर हमें ए का कंसंट्रेशन देखना है तो मुझे बी की 2 वैल्यू कांस्टेंट करनी पड़ेगी। तो चेक करें 2 वैल्यू कौन सी बराबर है, एक वैल्यू फर्स्ट बराबर है और एक वैल्यू क्या है सेकंड। ये 2 वैल्यू आपके क्या है, इक्वल हैं। तो आपको यहाँ और यहाँ देखना होगा रेट, और यहाँ देखना होगा रेट्स। जिसमें आप बराबर करोगे वही में रेट देखना है। तो ध्यान देना, इन 2 वैल्यू को इक्वल कर लिया तो हमने लिखा किसके लिए, फॉर ए के लिए। हम किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन देखने जा रहे हैं, यानी ए कंसंट्रेशन और रेट देखने जा रहे हैं, उसे ऑर्डर निकालने हैं। तो मेरे पास ट्रिक क्या है, हमारे पास ट्रिक है आरसी ट्रिक्स। ये हम आप पिछले लेक्चर में इसको दिखा चुके हैं, आरसी ट्रिक्स। हमने कहा था अगर इसकी वैल्यू मान लो ए मान लेता हूँ तो इसे क्या माना था, बी, और जितना दिया हो उसे लिखते रहिए। तो देखो क्या करने जा रहे हैं आप। सबसे पहले आप ये कहने जा रहे हैं कि आप जो है यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे ए के लिए रेट में। तो चलो भाई ए के लिए रेट देखते हैं। तो 0.1 से कहाँ गए, 0.4 में। कंसंट्रेशन कितना गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स। तो आप क्या कहेंगे, ए कितना टाइम बढ़ गया, कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स। तो ए बराबर कितना हो गया, 4, ये 4 हो गया। तो आओ देखते हैं, यहाँ रेट कंसंट्रेशन देखा तो रेट में देखो तो 6 × 10⁻³ है, तो ये कितना है, ये भी देख लो। पॉइंट अगर हम यहाँ कर देंगे तो यहाँ पॉइंट यहाँ 3 कर लेते हैं, ये तो कितना 4 टाइम्स। तो आपका जो b बराबर आएगा वो भी 4 टाइम्स आ जाएगा, यानी दोनों कैसे हैं, 4 टाइम्स। अब a बराबर b करना है हमको। अगर हमें a = b करते हैं तो देखें a की वैल्यू कितना है, ये इसके ऊपर कुछ भी करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू हमारी 4 है, b की वैल्यू कितना है 4, तो इसके ऊपर कितना पावर कर दें, 1। तो इसका मतलब ऑर्डर हमारा कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1। तो यानी अगर आप देखा जाए तो क्या आएगा, ए के कंसंट्रेशन पे वैल्यू कितना आएगी, 1। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। जिसकी 2 वैल्यू आप इक्वल करेंगे उन्हीं में कंसंट्रेशन और उन्हीं में रेट देखना होगा। ये हो गया। आओ देखते हैं फॉर ए के लिए, तो आओ किसके लिए देखते हैं, फॉर बी के लिए। तो बी का कंसंट्रेशन हमें देखना हो तो हमें ए के 2 वैल्यू बराबर करनी होगी। तो 2 वैल्यू ए की कहाँ बराबर है, ये देखिए, ये और ये वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ इक्वल कर लिया। तो आप कंसंट्रेशन बी में कहाँ देखेंगे, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो यहाँ भी लगा दें आरसी ट्रिक्स। तो अगर आप आरसी ट्रिक लगाएंगे तो आपका ये आर है, ये है सी है। कंसंट्रेशन को हमने ए माना है और रेट को हमने बी माना है। चलो देखते हैं, जब ये 2 वैल्यू बराबर हो गई तो यहाँ कितना होगा, 0.2 से कितना गया, 0.4, कितना गुना बढ़ गया, 2 टाइम्स, यानी 2 गुना आप बढ़ गए। तो 2 गुना बढ़ेंगे तो आपका कंसंट्रेशन जो है 2 गुना बढ़ गया।
तो रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपने ये बराबर किया है तो यहाँ आइए, तो यहाँ आएंगे तो इसका पॉइंट हटा के यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ 0.2 कर दीजिए, तो ये दोनों पावर बड़ा खाली सिम देखना है कितना हो गया 7 चौक 28, यानी कितना गुना 4 टाइम्स 4 गुना, तो बी बराबर हो गया फोर्स। इक्वल कर लीजिए, अगर ए बराबर बी करना है आपको बराबर ही करना है, कुछ भी हो ए बराबर बी करिए, इसके ऊपर आपको पावर लगाना होगा। तो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 4, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2, तो यानी क्या हो जाएगा बी का कंसंट्रेशन की पावर 2। अब इसे रेट लिखना है सही सही, तो क्या लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए है और बी है, इसको हटाइए और ए का वैल्यू पावर कितना है 1, तो ये 1 ही रहेगा, बी पे कितना आ गया 2, तो इसको हटा दीजिए, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए बी के पावर 2 हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, एकदम सिंपल तरीके से। और अभी क्या रहा था जो मैंने आपको दिखाया था, तो ए के पावर 2 था, बी के पावर 1, तो देखो गलत हो गया। तो अगर कुछ लोग ऐसे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आरसी ट्रिक सीखिए और आपको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या लिखा दिया डिटरमाइन रेट ला, तो रेट आपने बता कर दिया, रेट कांस्टेंट, तो के बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, रेट अपान क्या हो जाएगी ए और बी का स्क्वायर, बस आपने एक्सप्रेस कर लिया। ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, देखेंगे सवाल दिया था। अगला सवाल आते हैं, नोट करना है तो कर लीजिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 4 पॉइंट, ये कह सकते हैं आप 4.10, इसका मतलब यूनिट है 4, क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। इन ये रिएक्शंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिएक्शंस हुआ है, इनिशियल रेट है R0, वाज मेजर्ड बाय द डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। ये दिया हुआ है, ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का कंसंट्रेशन दिया है, तब उस टाइम रेट ये है, ए कंसंट्रेशन ये है, बी का ये है, तब रेट ये है। कंसंट्रेशन अगर ये 0.4 है तो उस टाइम इसका बी कंसंट्रेशन 0.05 है, तब रेट ये है। क्या करना होगा, फिर वही चीज़ है, क्या करना पड़ेगा, अगर आप ए के लिए पढ़ने जाते हैं, किसके लिए, फॉर ए, अगर आप ए के लिए पढ़ने जाते हैं तो बी का कोई दो वैल्यू आप सेम कर लीजिए। तो क्या करने यार, यहाँ पे 2 वैल्यू सेम तो है नहीं, तो टेंशन ना लीजिए, तो लिख लीजिए आप उल्टा कर लीजिए, कहिए फॉर बी के लिए पढ़ने जाते हैं, यानी बी का कंसंट्रेशन देखने जाते हैं, ए की वैल्यू सेम कर लेते हैं, करना तो हमें दोनों ही है। तो हम ये देखा हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, नहीं सेम है क्या, तो ए का सेम कर लिया, तो देखना किस में है, बी में, पढ़ना किसके लिए है, निकालना किसके लिए, बी के लिए, तो बी में देखो, तो 2 वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो आप ऐसे कहिए 0.3 से 0.1 3 गुना घट गई, या ऐसे बोलिए 0.1 से 0.3 जाने पे 3 टाइम्स बढ़ गई, दोनों वर्ड बोल सकते हो। तब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे दोनों के वैल्यू देख लीजिएगा, सब पे में सेम है ना, ए 5 है, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ भी 5 है, 1 मिनट, यहाँ पे 5 ही है, ठीक है। देखो तो ये अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट में कोई फर्क नहीं पड़ती, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो है 0 ऑर्डर रिएक्शन। देखो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के पावर आपने 0 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। देखो अगर मान लो आपने पढ़ा होगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, आपने मान लो यहाँ पे कह लिया कि बी है, तो यहाँ पे हटाएंगे तो क्या आएगा, ये बी हो गया। कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ जाता है या घट जाता है, लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या, तो ऑर्डर क्या होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शंस। इस क्योंकि ये वैल्यू खत्म हो गई, तो रेट जो है कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करती है, कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है। रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, देखो कंसंट्रेशन 0 हो गया है, चाहे जितना कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए रेट वही बनी रहे, ये आप सब जानते हैं, ऑर्डर जो है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हमें देख के पता हो गया कि हम कंसंट्रेशन 3 गुना यहाँ चलते हैं तो बढ़ा दिया, या नीचे आते हैं तो घटा दिया, रेट हमारा बना है। इसका मतलब बी पे कंसंट्रेशन पे क्या लगाओगे, 0, यानी कौन सा ऑर्डर हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो एक तो मुझे पता हो गया, तो इसको सही कर लेते हैं,
ये देखिए, आप लगाइए RC ट्रिक्स। आपने लिखा R, ये लिखा C, आप क्या कहेंगे? ऐसे चलते हैं, 0.1 से 0.3 गया, यानी कितना गुना गया? 3 टाइम्स। 0.5 मतलब 50, 5.07, 5.0, यानी वही वैल्यू है। यानी कंसंट्रेशन क्या है, सॉरी आपका रेट क्या है? B क्या है? कांस्टेंट है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट पे कोई ना फर्क पड़े, आप सब जानते हैं कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? तो कहेंगे रेट, ध्यान देना, अभी रेट ना लिखो, अभी तो ये लिखिए कि ये पता हो गया B के लिए पढ़ते हैं, फॉर B, आप ये B के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन B का बनाएंगे, उसके ऊपर क्या लिख देंगे? 0। तो B पे तो 0 आ गया। अब आते हैं फॉर A के लिए। अरे कंसंट्रेशन के बढ़ाने घटाने से रेट पे नहीं फरती है, कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। इसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या करेंगे? आपको जो है B के पावर क्या लगाना पड़ेगा? 0, एक पता हो गया। अब आते हैं दूसरे के लिए। अब क्या करना है? अगर A के लिए पढ़ना है, अगर आप A के लिए पढ़ना चाहते हैं तो B की 2 वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, तो बराबर नहीं है। तो आप क्या जानते थे? अगर जब कोई वैल्यू बराबर ना हो तो इक्वेशन बना लीजिए। तो हमने इन दोनों में तो देख लिया, तो इन दोनों का देख लेते हैं। आपको पढ़ाया था, याद करिए, ये देखो लिखा था रेट इजकल टू K, A के पावर X और B के पावर Y। जब कुछ ना पता हो तो XY मान लेते हैं। तो एक तो हमको पता हो गया, B के पावर जो Y है वो वैल्यू क्या रहेगी? 0, यानी Y बराबर 0 है, यानी ऑर्डर 0 है। तो इसको ले निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं पहले के लिए, तो हम क्या करते हैं? 2 इक्वेशन बना लेते हैं, एक इसका इक्वेशन और एक इसका इक्वेशन, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इनमें बनाने में हमें आसानी ले रहेगा कि आराम से हमारी कट जाएगी वैल्यू, तो ये बना लेते हैं। हमें वो ढूंढना है जो आसानी से कट जाए, टफ नहीं ढूंढना है। तो आप बनाते हैं इसके लिए इक्वेशन, लास्ट के लिए इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड वाला है। तो थर्ड बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे? रेट, तो रेट की वैल्यू कितना है? 1.43 10 के पावर -4, ये K वही रहेगा। A की वैल्यू कितना है? 0.4, इसके पावर कितना कहेंगे? X। B की वैल्यू कितना है आपका? ये 0.05, लेकिन आप जानते हैं ये तो आपको पता है कितना होगा? 0 होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। डिवाइड करेंगे इस वाले से, इक्वेशन नंबर बनाएंगे इसको, तो ये होगा 0.02, नहीं रेट आएंगे, रेट ये है 507 10 के पावर -5, ये K हो गया। कितनी वैल्यू है? 0.2 के पावर X, ये कितना हो जाएगा? 0.01 के पावर 0। तो इसका कोई मतलब नहीं, ये तो हमने हटा दिया क्योंकि 0 ही है, क्योंकि हम बता चुके ना कि B की वैल्यू कितना आएगी। B पे Y की वैल्यू कितना है? 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो खत्म। तो क्या बचेगा आपका? सिर्फ ये बचेंगे और ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? ये बचे, तो इसे डिवाइड करिएगा, इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लो इसको, तो आपका बचेगा 1.3 10 के पावर, तो 1 पॉइंट का पॉइंट हटा दो, जब यहाँ पॉइंट यहाँ करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगी? 5, और ये हो जाएगा 5.07 10 के पावर 5, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये पॉइंट हटाया पॉइंट, तो कितना बचे? कट जाएगा, तो 2, ये हो जाएगा 2, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा? X। तो ये कितना आएगा यहाँ पे? 2.87 के आसपास ना, या 2.76 डिवाइड कर लीजिएगा इसको। 2.76 बराबर क्या आ गया? 2 के पावर x, ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम कहेंगे लॉग ले लें, लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या लेने आते हैं? लॉग। तो इसका क्या हो जाएगा? ये लॉग लेंगे, ये अगर सही डिवाइड करो तो सही वैल्यू आएगी, ध्यान देना। 2.86 है, मुझे कह रहा है कुछ 2.8 होगा, 2.82 या 2.86, जो सा सही सही डिवाइड करोगे सही आएगा। तो लॉग हो गया कितना? लॉग हो गया आपका 2.82, और ये लॉग इधर लेंगे तो क्या आएगा? आगे आ जाएगा, तो क्या जाएगा? बराबर x log 2, और log 2 की वैल्यू कितना होती है? ये रहा। तो आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसका हो जाएगा x 0.3010, और ये इसको मान लेते हैं 3,
तो log 3 की वैल्यू कितना 0.4771, तो डिवाइड कर लीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.4771 डिवाइड बाई 0.3010, तो x बराबर नियर अबाउट 1.6 1.5 के आसपास आ जाएगा। तो सही सही लिख लीजिए आप, तो सही सही लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे रेट इक्वल टू के, ए के पावर कितना आएगा आपका, ये किसका है, किसकी वैल्यू है, ए की, तो ए का अगर आप सही लिखेंगे तो क्या होगा, ए के पावर कितना होगा 1.5, तो कहेंगे 1.5 और बी के पावर कितना होगा 0, ये लिख सकते हैं एक्सप्रेस। तो कहेंगे बी का 0 ऑर्डर है और ए पे कितना है 1.5 है। ये है सॉल्व करने का तरीका। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जेईई मेंस में आया था, नोट कर लीजिए। आते हैं, एक्सरसाइज है 4.9 का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज है कौन सा है 4.9 का, जो है जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर इज बी, यानी बी है सेकंड ऑर्डर। तो इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, तो मैं फर्स्ट सेकंड को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, थर्ड को डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड आप देख लीजिएगा। तो क्या है, तो लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, कहेंगे रेट इक्वल टू के, ये तो कहेंगे एक्सप्रेस करेंगे, तो ए के पावर कितना होगा 1, तो 1 आपको अंडरस्टूड होता है, और बी पे कितना होगा 2, ये लिखा हुआ है। अब आप देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगी, हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के पावर 1 और बी के पावर 2। तो देखते हैं ये कितना गुना है, ये ए जो है कितना टाइम्स किया गया है 2 टाइम्स, रेट इफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन बोथ आर डबल, तो ये हो गया 2 के पावर 1 और बी 2 के पावर 2, तो रेट कितना गुना हो जाएगा 4 दूनी 8 टाइम्स, तो रेट कितना हो जाएगा 8 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो कहेंगे ये हुआ 8 टाइम्स, या यहाँ लिख लीजिए खाली रेट, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 8, तो ये होगा 8, तो रेट कितना होगा, कंसंट्रेशन के डबल करने से आपका रेट कितना टाइम बन जाता है 8 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस का ईयर का सवाल है, यहीं से आया था क्वेश्चंस को, ठीक है। और देखते हैं, ये क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन है, और इंटेक्स में ये 4.3 है और एक 4.4 है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो हमने क्या बताया था कि कोई भी किसी का अगर आपको ऑर्डर बताना है तो रेट कैसा हो, रेट में एक्सप्रेस कर दो, तो देखो एक्सप्रेस है। अगर आप ये कहते कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, तो ए के पावर 1 बी के पावर बी, तो गलत हो जाता है। देखो ये लिखा हुआ है, ये रिएक्शंस है, इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और ये रेट एक्सप्रेस है, देखो लिखा है रेट लॉ इज, ये लिखा हुआ है बाई, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर जो लिखा होगा क्या करेंगे, आप उसे करना होगा कि आप ऐड कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। पूछा क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसी को ऐड कर लीजिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, ये सम पावर, तो कितना हो जाएगा 1/2 + 2, तो देखो ये 0.5 है, ये 2 है, तो 2.5 या 5/2 जैसा करना चाहें, तो कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 5/2 है, या अपनी भाषा में 2.5 कहेंगे, यही फ्रैक्शंस है। आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फ्रैक्शंस होता है। तो रेट एक्सप्रेस था, हमने पावर को जोड़ लिया, सम कर लिया। रेट एक्सप्रेस हो, रेट लॉ के फॉर्म में लिखा हो, तभी आप ऑर्डर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल था, इससे नहीं बता सकते, इसको मैंने डिस्कस किया हूँ। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा 5/2 या 2.5, इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि दी कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल x to y कहाँ से हुआ, कन्वर्ज हुआ, यानी x से क्या बना है आपका y, यानी ये रिएक्टेंट है और ये आपका क्या बना है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना है। क्या फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, यानी सेकंड ऑर्डर है। तो कैसे लिखेंगे इसको, कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर कितना, ये, तो इसको जब हटाएंगे तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे के x के पावर 2, ये रहा। कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीज टू 3 टाइम्स, कितना टाइम बढ़ा दीजिए 3 टाइम्स, तो यहाँ रखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको 3 गुना बढ़ाते हैं, तो रेट ये 3 के पावर 2, तो कितना आएगा 9, तो रेट कितना गुना बढ़ गया 9 टाइम्स। तो कितना बनेगा, अरे जितना ये खर्च होगा उतना ही तो बनेगा,
तो ये उल्टा पूछा, उल्टा क्या मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाई, तो कितना टाइम्स हो जाएगा 9 टाइम्स। तो अब ये लिखा हुआ था इंक्रीज 3 टाइम्स, हाउ विल इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, तो कितना बोलेंगे कि 9 टाइम्स जो है वाई बनेगी, यही रेट है बनने की। अरे पढ़ाया था आपके रेट जितना रिएक्टेंट खर्च होगी उतनी तो बनेगी, तो लिखा था रेट इज इक्वल टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स, फॉर्मेशन भी उतने था, यानी ये खर्च होगी तो उतने रेट से बनेगी। तो ये तो कह रहा है कि कितने टाइम से, ये जब इसे 3 गुना बढ़ाएंगे तो 9 टाइम्स, तो वाई कितना टाइम्स बन जाएगी 9 टाइम्स। तो ये आपका हो गया। अब आप हेडिंग लिखिए, आपको पढ़ाने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए हेडिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, इसके बारे में बताता हूँ, इसको प्रूव करता हूँ, फिर इसे ग्राफ बताता हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। तो हेडिंग है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। सब लोग जो है अच्छी तरीके से देखो, किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो हेडिंग लिखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो आप जानते हैं जब आप कभी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, यही तो बोलते हैं। तो यही है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का ये। तो लिखो हेडिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो का मतलब शून्य, ठीक है। तो कोई रिएक्टेंट्स है, आर से पी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रिएक्टेंट आर से पी बनता है तो आप जानते हैं कि अगर इसे एक्सप्रेस करना है रेट के फॉर्म में तो एक तरीका तो ये है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन कौन है, आर रिएक्टेंट है, तो आर के पावर क्या हो जाएगा 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा रेट। इसको हटाएंगे तो क्या आएगा के, आर के पावर 0, और ये है रेट। तो रेट को तो आप ये भी लिख सकते हैं ना, डी सी अपॉन डी टी, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डी सी अपॉन डी टी का मतलब क्या, घट रहा है ना, तो घटेगा तो क्या लगाओगे माइनस, और सी का मतलब क्या है, यहाँ पे आर है, अरे कंसंट्रेशन आर है, तो अपन क्या कहेंगे डी टी। तो इक्वल टू के, किसी के पावर 0 और इसकी वैल्यू कितना होती है 1, तो ख़त्म हो गया, 1 होती है। जैसे अभी आप क्वेश्चन लगाया था, तो जब 1 0 थी तो वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू होगी 1, तो आपको क्या बचेगा सिर्फ के, ये 1 होगी वैल्यू, ये 1 हो गई। तो इसको इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस को दोनों तरफ से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस खत्म हो जाएगी, उधर चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा डी आर कंसंट्रेशंस, ये जगह माइनस के डी टी, ये जगह। अब दोनों तरफ को क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा। तो लिखो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशंस ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा आर, ठीक है। तो अगर आप बुक में जाके देखेंगे तो इसका आएगा आर, तो ये हो गया आर, ये हटेगा कि नहीं, ये हट जाएगा, तो ये हो जाता के, और क्या बचेगा टी, ये रहा। आपको इंटीग्रेशंस कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जिसे आई बोलते हैं। तो लिखिए, कोई सी कहता है, कोई आई कहता है, तो लिख लीजिए आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ प्लस कह दीजिए आई, तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, आपको 2 वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई समय नहीं लगा, समय खर्च नहीं हुआ, तो कोई चीज़ लाओगे, जैसे मान लो 30 अंडा लाया, समय नहीं लगा, तो अंडा कितना रहेगा 30 ही बना रहेगा। तो जो चीज़ समय ना लगे वो खर्च ही नहीं होगी, तो उसमें रेट क्या बता पाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल जब हमारी टी इक्वल टू 0 होगी तो जो आर की वैल्यू होगी कंसंट्रेशन, वो किसके बराबर हो जाएगी, आर नॉट के बराबर
आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशंस, शुरू की वैल्यू है। चलो देखते हैं, हमें समय नहीं लगा तो हमारी कितनी वैल्यू रही होगी, तो हमने आर की जगह क्या कर दिया, आर नॉट कंसंट्रेशंस माइनस के इंटू क्या हो गया, टी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 कर दिया प्लस आई, तो आई बराबर कितना आ गया, आई इक्वल टू कितना आ गया, आर नॉट के कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, कर दें तो क्या आएगा, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या हो जाएगा, आर नॉट कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन बना लीजिए। तो ये आपका आर नॉट कंसंट्रेशन। चाहो तो ये आर नॉट को 0 बजाय बाहर कर सकते हो, किताब में दिखा रहता है बाहर, तो बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आर नॉट का मतलब है क्या, कंसंट्रेशन आपका शुरू का, अंदर बाहर से कोई मतलब नहीं है, ये कर सकते हैं। ये हो गया। तो आर इजकल टू माइनस के टी आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करते हैं, इसको सही सही करते हैं। सही मतलब क्या, के टी बराबर लिख लें, देखो के टी को तो हम इधर ले आओ तो माइनस क्या होगा प्लस, और इधर लाएगा तो ये माइनस हो जाएगी, तो यहाँ ऊपर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। तो के टी इधर लाया तो के टी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये रहेगा आपका आर नॉट ही रहेगा, माइनस आर हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो अगर आपको के इजकल टू क्या आएगा, 1/T आर नॉट कंसंट्रेशन माइनस आर कंसंट्रेशन, ये कह सकते हैं। के इजकल टू आर नॉट, या डायरेक्ट यहाँ लिख लो, इसके नीचे ही कर दो टी, और अच्छा लगेगा। ये हो गया। अगर इसे कंपेयर किया जाए किससे, ग्राफ बना के, किताब पे देखेंगे तो ग्राफ बना होगा, तो ग्राफ पे जाओगे तो आप ग्राफ चेक करने के लिए क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, यानी mx प्लस सी से इसे कंपेयर करते हैं। यहाँ तक नोट कर लो, ग्राफ पे आते हैं। अगर इसे ग्राफ से यहाँ तक नोट कर लो, ग्राफ पे आओगे तो y इक्वल टू कंपेयर करेंगे mx प्लस सी से, तो इसका मतलब ये हो गया, कंपेयर किया जाए तो ये ग्राफ है। ग्राफ किस में देखोगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या है आपका, आर है, कंसंट्रेशन यानी आर है, और टाइम के वर्सेस, टाइम कौन है आपका, टी है, ये रहा। अब देखते हैं, ठीक है। तो स्लोप कैसा होगा अगर कंपेयर किया जाए, देखो तो जो है, अगर ये वैल्यू होगी, अगर आप बताइए ये आर नॉट वैल्यू है, तो आर नॉट क्या होगी, शुरू में क्या होगी, यही कंसंट्रेशन है, मान लो यहाँ पे है, तो उस समय क्या होगा, समय क्या होगा 0, तो ये रहेगा। और निगेटिव मतलब क्या है, यानी स्लोप बताती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप्स। तो ये आपका हो गया आर, और ये वैल्यू जो ये पॉइंट है ये क्या है, आर नॉट कंसंट्रेशन, ये हो गया टी। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ तक होगा ये, यानी यही आपकी सी है, और बचेगा के, और के किस में है, निगेटिव में है, तो ये बताती है स्लोप्स। ये हो गया आपका स्लोप। स्लोप कैसा है, निगेटिव है, यानी बराबर के है, स्लोप कहेंगे निगेटिव है, माइनस के। तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप्स। अगर जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को अगर आप देखते हैं, कंपेयर करते हैं, या एग्जाम्पल क्या होती है, तो देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, आपके जो है एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, तो सवाल भी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही आता है। और बाकी यूनिट की बात आई तो यूनिट मैंने बता दिया आपको कई सारे निकालने के लिए। तो स्लोप आपका नेगेटिव होगा और के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं निगेटिव स्लोप है, यहाँ कह सकते हैं निगेटिव स्लोप है बराबर के है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ हो गई है। तो अगर आपसे देखा जाए कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो एग्जाम्पल लिख लो। एनसीईआरटी में 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में आइए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक लाइन लिख लो, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस
ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर। जितने फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीरो ऑर्डर्स। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में होंगे, यानी HNu, तो क्या बन जाएगा? HCl। ये रहा। अगर आप जो है अमोनिया बनाते हो, ठीक है, अमोनिया का अगर डिग्रेडेशंस करते हो, यानी आपको तोड़ते हो, अगला लाइन लिखो, ये एनसीईआरटी का लाइन है, लिखिए रिएक्शंस विच अकर एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ, लिखो reactions which occur at high temperature in the presence of specific catalyst, reactions which occur at high temperature in the presence of specific catalyst, यानी अमोनिया का डिसइंटीग्रेशन कर दो और टेम्परेचर 1130 केल्विन हो, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हो PT, ठीक है, प्लेटिनम कैटालिस्ट हो, PT कैटालिस्ट हो, PT कैटालिस्ट हो, ठीक है, तो अमोनिया टूट जाएगा, N2 बनेगा और H2 बनेगा, ये रहा। तो ये भी किस में आता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में। कैसे से एक्सप्रेस करोगे? तो कहोगे रेट इजकल टू, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, तो यहाँ पे कितना है? 2, तो 2 भेज दें क्या? नहीं, ध्यान रखिएगा जो नंबर लिखे होते हैं जरूरी नहीं होते कि पावर पे ही चले जाएं या बराबर हो जाए। तो रेट इजकल टू क्या हो जाएगा? K, और ये हो जाएगा 0। तो जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल्स है अमोनिया का टूटना हाई टेम्परेचर पे, और कैटालिस्ट क्या हो? PT कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होंगे तो हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल लिख लो, अगला एग्जाम्पल लिखो, थर्मल डिकम्पोजिशंस ऑफ HI, थर्मल डिकम्पोजिशंस ऑफ HI, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, सरफेस क्या हो? गोल्ड हो, गोल्ड पे तोड़िए, गोल्ड के सरफेस हो तो डिकम्पोज कर दीजिए, तो 2HI होगा, सरफेस होगा आपका गोल्ड, गोल्ड के सरफेस से टूट जाएगा तो क्या बनेगा? H2 + I2। अब अगर आपको लिखना हो H2 + I2 तो क्या कहेंगे? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो ये है, तो आपने कर दिया पावर, तो सही है क्या? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जो है डायरेक्ट कोई चीज़ स्टिचियोमेट्रिक में लिखा हो तो उसे डायरेक्ट उसे पावर नहीं हो भी सकता बराबर और नहीं भी हो सकता। ये लिखा हुआ है रिएक्शंस और ये लिखा है रिप्रेजेंटेशंस, ये लिखे हैं रिएक्शंस और ये लिखे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशंस। तो रेट लॉ एक्सप्रेशंस ही आपको बताती है जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताती है। ठीक है, ठीक है, उसको